बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 7 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। कल की मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि, पथ निर्माण, भू एवं राजस्व, सामान्य प्रशासन समेत कई अन्य विभागों को प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। बैठक में बाढ़ से पहले ही तैयारी करने और फिर किसानों को बाढ़ से होने वाले संभावित नुकसान का बड़ा ऐलान किया गया है। एक अधिकारी ने बताया है कि इस साल मानसून, बाढ़, सूखा, प्रवृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ 2023 में आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत बीज वितरण के लिए मंत्रिमंडल ने 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। यह राशि से किसानों को वैकल्पिक फसल उत्पादन के लिए बीज आदि मुहैया कराए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रोहतास जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ कब्रों से बोरियों में भरी शराब बरामद की गई है। ये अवैध शराब एक कब्र से जब्त हुई है, जब कब्र में शराब छुपाई गई थी। साथ ही शराब बनाने के उपकरण एवं अन्य सामान भी बरामद हुआ है। मतलब शराब माफियाओं ने अब कब्रगाह को भी अपना शराब छिपाने का ठिकाना बना दिया है। बड़ी बात यह है कि पुरानी कब्रों को शराब छिपाने की जगह बनाया जा रहा है। आज जब कब्रिस्तान में कुछ लोग मैयत लेकर के पहुंचे तो फिर पाया है कि एक पुराने कब्र में कुछ बोरे पड़े हैं। जब व्यक्तियों ने इन बोरों को खोलकर देखा तो फिर दंग रह गए। कब्र के अंदर बोरे में भर करके देशी शराब के पाउच रखे गए थे। स्थानीय लोगों ने बताया है कि आसपास के कुछ लोग शराब बनाने एवं बेचने का काम करते हैं। ये उन्हीं लोगों की करतूत है। दोस्तों भाजपा वाले जो होते हैं वे अपनी मां को भी ठगते हैं। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि बिहार के एक मंत्री का है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री जमा खान से जब ये सवाल किया गया है कि भाजपा वाले पुल गिरने का दोषी आपकी सरकार को ठहरा रहे हैं और लोगों से झूठा वादा करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भड़कते हुए कहा कि छोड़िए ना, वे लोग क्या बोलेंगे, उनको बोलना कुछ और होता है, बोलते हैं कुछ और। इसके बाद जब वो वापस से सवाल किया गया तो मंत्री बड़ी बात कह डाली। जब बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा है कि भाजपा वाले से जब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और काला धन को लेकर के सवाल किया जाता है तो फिर ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। ये कोई जवाब नहीं हुआ। जब उनके नेता तो इस कदर ठगने वाले लोग हैं कि अपनी माँ का भी पैर धोते हैं या फिर पूजा करते हैं, तो फिर वे बस दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। ये अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते, अपनी माँ को भी ठगते हैं, मंदिर को भी ठगते हैं, मस्जिद को भी ठगते हैं। मंत्री जमा खान ने कहा है कि भाजपा वालों को बोलना कुछ और होता है और बोलते कुछ और है। ये तो बात आप भी जानते हैं। ये बीजेपी के लोग, ये क्या जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वे भी बौखलाए हुए हैं। ये लोग तो बस दिल्ली वालों को खुश करने के लिए बोलते ही रहते हैं। ये लोग पहले अपना काम तो बताएं। ये लोग जो वादा किया तो फिर उसको तो पूरा कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल 1710 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ करके गंगा नदी में विसर्जित हो गई है। जब पिछले 8 साल से बन रहे इस पुल के गिरने के बाद लोगों के मन में ये सवाल है कि पुल बनाने में और कितना समय लगेगा। जब मंगलवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगवानी सुल्तानगंज महासेतु सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और अपने तय समय सीमा के भीतर ही नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पुल बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला को राज्य सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पुल की राशि होगी वह कॉन्ट्रैक्टर पर आ जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मामले को अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि जब पुल का पिलर नंबर 5 गिरा था तब विपक्ष में रहते हुए मैंने ही इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने पहले कहा था कि पुल के डिजाइन में ही फॉल्ट था। दोस्तों बात करते हैं कि कश्मीर फाइल के बाद अब अजमेर 92 पर सवाल उठना शुरू हो गया है। जब मुस्लिम धर्मगुरु इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को धर्म से जोड़ करके समाज को बांटने वाली फिल्म कह करके इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने
केंद्र सरकार से अपील की है कि समाज को बांटने वाले इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, जहां लोगों के दिलों पर राज करने वाले सच्चे सुल्तान थे। हजार सालों से देश की पहचान है। उनका व्यक्तित्व शांति दूत के रूप में जाना जाता है। उनके व्यक्तित्व का अपमान करने वाले स्वयं अपमानित हुए हैं। मदनी ने कहा है कि अभिव्यक्ति को आज़ादी का मूल अधिकार जरूरी मिला है और लोकतंत्र की मूल शक्ति भी, लेकिन इसकी आड़ में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन देश को तोड़ने वाली धाराओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। देश के लिए हानिकारक है और फिर ये देश की एकता अखंडता के लिए गंभीर खतरा और फिर हमारी प्राचीन संस्कृति के खिलाफ है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, यानी कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं, तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सरकारी बैंकों में पहली बार यूपीआई के जरिए एटीएम से नकदी निकालने की व्यवस्था शुरू की है। यानी कि अगर आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो अभी आपको कार्ड डालना होता है, यानी कि एटीएम कार्ड के जरिए आप एटीएम से पैसे निकालते हैं। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, वे अब बिना कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए यूपीआई का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, इसके लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक एटीएम पर दिखने वाले क्यूआर कोड के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बयान में कहा है कि वे यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश विड्रॉल की सुविधा देने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है। बैंक ने कहा है कि उसकी इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा का लाभ उठा करके उसके ग्राहकों के साथ भी भीम यूपीआई और फिर अन्य यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले अन्य प्रतिभागी बैंकों के ग्राहक भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकेंगे। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से कैश विड्रॉल के लिए ग्राहकों को डेबिट कार्ड के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में सुरक्षित अररिया, किशनगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिले की 40 यात्रियों को बालेश्वर से अररिया जिला लाया गया है। जहाँ सभी यात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधा, स्वच्छ पानी और फिर रात्रि भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। जहाँ इसके बाद सभी यात्रियों को फिर से जिला प्रशासन के द्वारा उनके घरों तक रिजर्व वाहन से भेज दिया गया। इस संबंध में वरिष्ठ उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी आपदा विजय कुमार ने बताया है कि बालासोर से अररिया पहुंचे सभी यात्रियों का मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच की गई, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत हो तो फिर उसकी जांच की जा सके। जब सभी यात्रियों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा है कि अररिया जिला सहित अन्य जिलों के लोगों को उनके घर तक रिजर्व वाहन से पहुंचाया जा रहा है। जब इसमें अररिया जिला के 24, किशनगंज के 2, दरभंगा जिला के 9, सीतामढ़ी के 2 और समस्तीपुर के 2 यात्री सवार थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार को खगड़िया भागलपुर पुल गिरने को लेकर के आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो इसे बनाने के लिए जिम्मेदार थी, उसको बिहार में 2 और परियोजनाएं सौंपी गई थी। ये 2 परियोजनाएं हैं सोनपुर दीघा पहुंच मार्ग और फिर पटना में लोहिया पथ चक्र का हड़ताली मोड़ खंड। जब बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर सर्कल 1 जितेंद्र कुमार ने कहा है कि सोनपुर दीघा अप्रोच रोड के निर्माण का ठेका एसपी सिंगला कंपनी को दिया गया था। इसकी फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि चिलचिलाती धूप और शरीर झुलसने वाली गर्मी ने जहां एक ओर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं दूसरी ओर तेजी से गिरते भूजल स्तर के कारण जलस्तर नीचे गिरने से शहर में जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। जब मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी इलाके के कई मोहल्लों में पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। इसकी बड़ी वजह मानसून से पहले बारिश का नहीं होना बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी से सटे मोहल्लों चंदवारा, जेल चौक, पक्की सराय, शुक्ला रोड और कन्होली इलाके का भूजल स्तर 43 फुट नीचे चला गया है, यानी कि पानी जमीन से और नीचे चला जाता है। जी हाँ, इससे इन इलाकों में नगर निगम की बोरिंग से जलापूर्ति पंप पानी खींचने में हांफने लगते हैं। जब सुबह सुबह तो किसी तरीके से बोरिंग से पानी की आपूर्ति हो जाती है, लेकिन दोपहर और शाम की शिफ्ट में पानी निकालने के लिए बहुत परेशानी होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, आपने तो नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जब जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित करता है, तब तब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को भारत का गौरव पछता नहीं है। जब एक और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रश्न खड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये मोहब्बत की नहीं बल्कि नफरत की शोरूम खोल करके रखे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर पुल हादसे को लेकर के बिहार में राजनीति काफी तेज हो गई है। बिहार सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने मामले में बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज पुल को भाजपा ने गिराया है। जी हाँ, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ये पुल जो गिरा है ये भाजपा ने गिराया है। जहाँ हम लोग पुल बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग पुल को गिरा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के इस आरोप से राजनीति और गर्मा गई है। आपको बता दें कि खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच निर्माणाधीन पुल रविवार की शाम अचानक से गिर गया था। मामले की जांच का जिम्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को सौंपा गया। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज अगवानी की पुल की गिरने की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। जब सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा है कि इस मामले की जांच पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज या फिर सीबीआई से कराई जाए ताकि ये मामले का खुलासा हो सके। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को मामले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि ओडिशा बालासोर रेल हादसे में बिहार के 25 लोगों की जान गई है। जहां मृतकों में सबसे अधिक मधुबनी के लोग शामिल है। यहाँ के 5 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही घायलों की संख्या 60 है। जहां इनमें सबसे अधिक संख्या मुजफ्फरपुर जिले की है। मुजफ्फरपुर के 24 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बिहार के 25 लोगों की जान इस रेल हादसे में गई है। जब बिहार से गई हुई टीम ने ओडिशा के अस्पताल में पहुंच करके जायजा लिया। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि बिहार के 32 लोग अभी भी लापता है। हालांकि बालासोर से 2 बसों से बिहार के 40 यात्रियों को वापस भेजा गया है। वहीं इस रेल हादसे में मृत 25 लोगों में से 6 लोगों का शव उसके परिवार वालों को उपलब्ध कराया जा चुका है। मरने वालों में सबसे अधिक संख्या मधुबनी जिले की है। इसके बाद मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, नवादा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा के लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही इस दुर्घटना में बिहार के 60 लोग घायल हैं। इनमें से सबसे अधिक 24 मुजफ्फरपुर के हैं। इसके बाद पूर्णिया, नवादा और बांका के 2-2, बेगूसराय, भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, कटिहार, कैमूर, जमुई, मधुबनी, मुंगेर के 1-1 लोग घायल हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना के नौबतपुर में कुछ दिनों पहले ही कार्यक्रम हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने पर खूब बयानबाजी हुई और चर्चा में तेज प्रताप यादव रहे। अब बाबा के जाने के बाद एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए उन पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि देखिए, इतने बाबा आए लेकिन हम बहुत बड़े बाबा हैं। हम बाबा हैं कि जमीन से लेकर के पाताल तक नाप लेते हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमारे सामने अगर कोई बाबा खड़ा हो गया तो फिर हम उसको बताएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से बालासोर रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे थे, वे क्या बिहार में निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज महासेतु का एक हिस्सा फिर से ढह जाने की जिम्मेदारी लेंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि क्या महासेतु मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कोई कार्रवाई करेंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जो लोग गैसल रेल दुर्घटना की नैतिकता जिम्मेदारी लेकर के नीतीश कुमार के इस्तीफे देने की कथा सुना रहे थे, वे महासेतु के पाए ढाए जाने पर चुप क्यों हैं। मोदी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से 5 सवाल किए हैं। दोस्तों अब जो खबर बताने जा रहे हैं, यह खबर बिहार से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भोपाल से है। खबर बिहार की नहीं, भोपाल की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बिहार न्यूज़ में मध्य प्रदेश की खबर क्यों घुसेड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 19 साल की एक नर्सिंग स्टूडेंट शादी से ठीक पहले अपने प्रेमी यूसुफ के साथ फरार हो गई। आपको बता दें कि प्रेमी यूसुफ जो मुसलमान है और प्रेमिका हिंदू है। इस लड़की को भाजपा के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यूसुफ से दूरी बनाने की सलाह दी थी और उसका मन बदलने के लिए साध्वी उसे द कैरल स्टोरी फिल्म भी दिखाने ले गई थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे प्यार के नाम पर एक हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश करके उसे इस्लाम कबूल कराया जाता है और फिर उसे सीरिया भेज दिया जाता है। वहाँ उसे इस्लामिक संगठन की लड़ाकों की दरिंदगी का शिकार होना पड़ता है। भोपाल के नया बसेरा इलाके में रहने वाले लड़की के परिवार के मुताबिक यूसुफ उनका पड़ोसी है। 30 मई को लड़की की शादी होने वाली थी और फिर इससे ठीक पहले वो यूसुफ के साथ भाग गई। परिवार के मुताबिक वे अपने साथ कैश और ज्वेलरी लेकर के भागी है जो उनकी शादी के लिए घर में लाया था। जब भोपाल के कमला नगर पुलिस थाने में शिकायत की तो परिवार ने आरोप लगाया है कि यूसुफ ने उनकी बेटी को मीठी बातों में फंसाया और फिर उसे लेकर के फरार हो गए। उन्होंने भी यह आरोप लगाया है कि यूसुफ ने उनकी बेटी के नाम पर बैंक लोन लिया और उसे EMI चुकाने को मजबूर किया। हालांकि परिवार के आरोपों के उलट लड़की ने पुलिस के सामने कहा कि वह अपनी मर्जी से यूसुफ के साथ भागी है।
कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे किसी ने भगाया नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से भागी हूँ। यूसुफ इलाके का हिस्ट्री सीटर और फिर उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। इस बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लड़की को लव जिहाद में ना फंसाने की सलाह दी। इसी बीच लड़की को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने द केरला फिल्म दिखा दी। द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद लड़की फिर भी नहीं मानी और अपने प्रेमी के साथ भाग गई, जो मुस्लिम प्रेमी है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के सुझाव के बाद विपक्षी दल के बैठक 12 जून के बदले अब 23 जून को एक मंच पर आने वाले हैं। यह सुझाव ये भी था कि बैठक हिमाचल प्रदेश में की जाए, लेकिन भाजपा के खिलाफ विपक्ष की पहली बैठक पटना में ही होगी। यह सियासी हकीकत यह है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को बैठक से पहले ही ये संदेश देना चाहते हैं कि वे विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन क्षेत्रीय विपक्षी दलों की भूमिका भी बहुत ही अहम होने वाली है। परोक्ष रूप से हिमाचल प्रदेश के सुझाव को खारिज करके कांग्रेस को इसका एहसास भी करा दिया गया है। हालांकि 23 जून के लिए भी कांग्रेस की ओर से सहमति आना अभी भी बाकी है, लेकिन जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसकी पुष्टि की है। केसी त्यागी का कहना है कि प्रारंभिक बैठक की तिथि टलने से इतना साफ हो गया है कि अब एकता की कवायद पहले से भी ज़्यादा व्यवस्थित और संगठित तरीके से होगी। ये भी संकेत है कि अगली बैठक के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारे दलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेता उपस्थित रहें, ताकि कोई महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचा जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में रेडी टू ईट फूड यानी कि फास्ट फूड का चलन ऐसा है कि चाहे बच्चे हो, युवा हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग, सभी की पहली पसंद बाहर बाजार में मिलने वाला रेडी टू ईट फूड बन चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाजार में मिलने वाले रेडी टू ईट फूड यानी कि फास्ट फूड जैसे सैंडविच, बर्गर, क्रीम रोल पर कभी भी ये नहीं लिखा होता है कि इसे कब बनाया गया और फिर कब खाना होगा, कब खराब होगा। हाँ, आप दुकानदार से पूछते होंगे तो फिर वह तो यही बता देता होगा कि आज ही बना है या अभी बना है, जिस पर भरोसा करने के अलावा आपके पास और कुछ चारा नहीं बचता है। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले भारत सरकार की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI एक कानून गाइडलाइन लाने वाली है, जिसके मुताबिक बाजार में मिलने वाले सभी रेडी टू ईट फूड यानी कि फास्ट फूड जैसे सैंडविच, बर्गर, क्रीम रोल, पैटीज जिसे दुकानदार प्लास्टिक से व्राप करके बेचते हैं, उस पर नियम लागू करने के बाद ये लिखा होना ज़रूरी हो जाएगा कि ये फूड कब बना था, जब बनाने में किस मटेरियल का उपयोग किया गया और इसे कब तक खाया जा सकता है। ऐसे में ये होगा कि आपको पुराना खाना नहीं मिलेगा, आपको ताज़ा खाना मिलेगा। ऐसे में आपके शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने को लेकर के नीतीश सरकार पर जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक साल में दो बार अरबों की लागत से बन रहे पुल का गिरना भ्रष्टाचार का ताज़ा उदाहरण है। नीतीश कुमार से बिहार तो संभल नहीं रहा है, वे देश कैसे संभालेंगे, जब उनका ध्यान इन दिनों बिहार के विकास पर कम और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ज़्यादा है। जब बिहार में क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भले ही नहीं है, लेकिन उन्हें देश की चिंता सता रही है और वे विपक्षी एकता के लिए सबसे अपील भी करते चल रहे हैं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो फिर बताइए कि यह घटना भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कुर्तों से लगातार देश में बिहार की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। जब इनके राज्य में एक से बढ़कर एक अजूबा होता है, जब कभी शिलान्यास से पहले पुल गिर जाता है तो कभी चूहे बांध कुतर देते हैं। मुख्यमंत्री अब बिहार को और कितना बदनाम करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय नेतृत्व और फिर एनडीए की जमकर की तारीफ की है। जब उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि 2014 से पहले के दौर और 2014 के बाद के दौर में बहुत बड़ा अंतर है। जेपी नड्डा ने कहा कि लोगों का मानना था कि कुछ नहीं बदलेगा और हर जगह भ्रष्टाचार होगा, हम सुधरने वाले नहीं हैं। ये देश की मानसिकता बन गई थी। जब हमारे देश की गिनती भ्रष्ट देशों में होती थी, जब कोई नेतृत्व नहीं था। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और 2014 में भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला जो भारत को आगे ले जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अररिया में लव मैरिज से नाराज एक भाई दुल्हन बनी अपनी बहन को भरी पंचायत से जबरन उठा करके ले गया। दोनों प्रेमी युगल ने घर से भाग करके शादी रचाई थी। जब शादी के बाद जब दोनों गांव पहुंचे तो फिर पंचायत बुलाई गई। जब इसी दौरान दुल्हन का भाई अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और फिर फिल्मी स्टाइल में बहन को जबरन बाइक पर उठा करके ले गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। घटना अररिया जिला के बथनाहा ओपी में स्थित भंगही पंचायत के श्याम नगर गाँव की है। दरअसल भंगी पंचायत निवासी सुरेश ठाकुर के बेटे
छोटू कुमार का एक लड़की के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जहाँ इसी बीच दोनों ने घर से भागकर शादी रचा ली। जहाँ शादी के बाद दुल्हा दुल्हन वापस गांव पहुंचे तो फिर इस मामले को लेकर के पंचायत बुलाई गई। जहाँ अभी पंचायत बैठी ही थी कि बहन की इंटरकास्ट मैरिज से नाराज भाई अपने दोस्तों के साथ बाइक से पहुंचा और दुल्हन बनी बहन को गोद में उठा करके बाइक से लेकर के फरार हो गया। जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीते 28 मई को छोटू और फिर रूपा घर से भाग करके सुपौल पहुंचे थे, जब पहले दोनों ने मंदिर में शादी रचाई और बाद में कोर्ट मैरिज भी किया। जहां दूसरे कास्ट के लड़के से शादी करने पर लड़की के परिवार वाले नाराज थे और ये शादी उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। घर से फरार दोनों प्रेमी युगल को लड़का और लड़की के परिवार वाले तलाश कर रहे थे। इसी बीच लड़के वालों को जानकारी मिली दोनों सुपौल में हैं। इसके बाद लड़के के घर वाले सुपौल पहुंचे और बेटा बहू को वापस लेकर के घर पहुंचे। जब 3 जून को गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों को कोर्ट मैरिज की बात कबूल ली। इस बीच लड़की पक्ष के लोग उग्र हो गए और लड़के पक्ष के लोगों की पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद पंचायत में अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी के बीच दुल्हन का चचेरा भाई उसे जबरन बाइक से लेकर के फरार हो गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर पुल दुर्घटना के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करने वाली नीतीश सरकार सलाखों के सवालों के घेरे में है। जब बिहार में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार का ये पहला मामला नहीं है। अब एक हॉस्पिटल के निर्माण में भी खराब सामग्री के उपयोग की घटना सामने आई है। जहां राजधानी पटना के सटे हाजीपुर के लालगंज में बन रहे सरकारी चिकित्सा के निर्माण में भी धांधली का आरोप लग रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से लालगंज में 30 बेड का सरकारी चिकित्सालय बनना था। जहां इस चिकित्सालय की लागत लगभग 6 करोड़ 69 लाख रुपए है। जहां इस भारी भरकम रकम के से यहां 3 मंजिला सामुदायिक चिकित्सालय बनना था। जब वही चिकित्सालय के निर्माण का शिलान्यास दिसंबर 2022 में हुआ था तथा इसे जून 2023 में बन जाना था। करोड़ों रुपए की इस बिल्डिंग में अभी फाउंडेशन का काम ही हुआ है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जब घटिया निर्माण को लेकर के मौके पर सवाल हुआ तो फिर ठेकेदार तथा इंजीनियर एक दूसरे की ओर देखने लगे। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस बिल्डिंग में जिस स्तर के मटेरियल का उपयोग होना था, उसकी जगह 2 दर्जे का मटेरियल उपयोग हो रहा है, जिसको लेकर के अब सवाल उठ रहा है कि एक बार पुल तो गिर गया, क्या अब ये बिल्डिंग भी बनकर के गिर जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि भीषण गर्मी के बीच अब बिहार के गया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल गया के कई क्षेत्रों में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ऐसे जिलों में पानी भेज करके इस समस्या का समाधान कर रही है, कोशिश कर रही है कि कोई भी पानी के लिए परेशान ना हो। ऐसा ही एक गाँव जिले के डुमरिया प्रखंड के, यानी कि गया जिला के डुमरिया प्रखंड की छकरबंदा पंचायत में है, जहाँ पिचुलिया गांव में लोगों को पानी के लिए पिछले कई दिनों से मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ के लोग गांव से दूर एक कुएं से पानी भर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि गांव का ज़्यादातर चापाकल सूख गया है, जहाँ वहीं बिजली न होने के कारण नल जल योजना भी पिछले 6 माह से बंद है। जब पानी की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहली बार इस गाँव में टैंकर से पानी भेजा, लेकिन ग्रामीणों को 2 दिन तक टैंकर से पानी मिलने के बाद ये बंद हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बताया है कि टैंकर से सिर्फ 2 दिन पानी दिया गया था, जब उसमें भी ज्यादातर लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में गांव के रोड चकाचक हो जाएंगे। नीतीश सरकार ने जनवरी 2024 तक बिहार के 17,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों बनाने का लक्ष्य रखा है। जब बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव ने अधिकारियों के इस काम पर जुट जाने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अभियंता इसे हर हाल में पूरा करने में लग गए हैं। जब बताया जा रहा है कि 8,000 किलोमीटर की सड़कें मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत बनाई जाएगी, वहीं 9,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का मेंटेनेंस करा करके उन्हें चकाचक किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जिन सड़कों को 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण करना है, जो उनमें करीब 4,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण इसी जून में 30 तारीख तक करने का लक्ष्य है। बरसात से पहले इसे चकाचक कर लेना है। अन्य 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है, जहां इन्हें भी बरसात के पहले अधिकतर काम करने का निर्देश दिया गया है। इन सड़कों के निर्माण का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बसावटों और फिर टोलों को रोड की कनेक्टिविटी देना है। ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने सभी इंजीनियरों को सड़कों का निर्माण बेहतर तरीके से समय सीमा पर में करने का निर्देश दिया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि चर्चित चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सुल्तानगंज खगड़िया के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिर जाने पर कहा है कि आम लोगों में चर्चा है कि ये प्रोजेक्ट कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार में दम है तो कैमरा के सामने आकर के एक लाइन में कहकर दिखला दें कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के लोग ये नहीं कहेंगे कि लालू ईमानदार हैं, लालू के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं, ये लोग बिहार के लोग नहीं कहेंगे ये चीज़। उन्होंने कहा है कि विकास के नाम पर जनता से टैक्स के रूप में वसूली जा रही गाड़ी कमाई की बर्बादी हो रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार अब कभी भी लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई अगर नीतीश कुमार को बुलवा दें कि लालू का परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो फिर वे लोग जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ऐसा कह नहीं सकते हैं क्योंकि जीवन भर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति ही यही कह करके की है कि लालू भ्रष्ट है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिसने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, उसके साथ आज जनता खड़ी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच सोमवार को दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए 2 MOU साइन किए गए हैं। जहां बिहार सरकार की ओर से MOU के तहत बिहार सरकार द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दरभंगा एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव के निर्माण को 78 एकड़ जमीन सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों 30 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पर नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिर बिहार सरकार के बीच MOU की स्वीकृति दी गई थी। इस स्वीकृति के तहत ही सोमवार को MOU साइन किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अभी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बिहार के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार में वर्षा की संभावना नहीं बन रही है। हालांकि कई जिलों के तापमान में गिरावट जरूर आई है और आएगी। राजधानी पटना में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आई है। गया औरंगाबाद जैसे कई गर्म इलाकों में भी तापमान में गिरावट देखी गई है। आज जिन 6 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है उसमें से 3 जिले अररिया, सुपौल और खगड़िया में भीषण उष्ण लहर, उमस, गर्मी और लू की संभावना है। बाकी 3 जिले शेखपुरा, भागलपुर और बांका में मध्यम उष्ण लहर, भीषण गर्मी और लू की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिहार के सभी जिलों में तापमान सामान्य या फिर थोड़ा बहुत अधिक रह सकता है। आज भी बिहार के लगभग 20 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहने की संभावना है। दोस्तों बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की नदियों की गाद हटाने का काम में तेजी लाने को कहा है। यह संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ के पूर्व तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से अलर्ट रहें। नदियों की गाद की उड़ाही और फिर सिल्ट हटाने को लेकर की तेजी से कार्य करें, इससे बाढ़ का खतरा भी कम रहेगा और नदियों की जल संग्रहण क्षमता भी बढ़ेगी। यह साथ ही सिंचाई कार्य में और भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूजल स्तर पर नजर रखने और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि हर घर नल जल योजना से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे पूरी तरीके से मेंटेन रखें। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण कार्य की सतत निगरानी करें और इसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। निजी मकानों में भी लोगों को छत वर्षा जल संचयन के लिए प्रेरित करें। जब पिछले वर्षों की तुलना में इस साल गर्मी ज़्यादा है। आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए त्वरित कार्रवाई करें। लू से बचाव के लिए सभी इंतजाम रखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया चकिया पथ पर कैथवलिया बहुआरा में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 20 जून से शुरू हो जाएगा। ये मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा बल्कि इस मंदिर में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। 2025 के सावन तक इस मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी। जब महावीर मंदिर पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि महाबलीराम में 250 टन वजन के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान को तराश करके मुख्य शिवलिंग के साथ सहस्त्रलिंग भी बनाया जा रहा है। आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि 8वीं शताब्दी के बाद सहस्त्रलिंगम का निर्माण भारत में नहीं हुआ है, जहां शिवलिंग का वजन 200 टन, ऊंचाई 33 फीट और गोलाई 33 फीट होगी। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि इतने वजन के शिवलिंग को लाने के लिए चकिया से कैथवलिया की 10 किलोमीटर की दूरी तक सड़क और पुल पुलिया के चौड़ीकरण और फिर सुदृढ़ीकरण का अनुरोध बिहार के मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री से किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया जिले में अगवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस और करप्शन की अक्सर बातें करते हैं, ये जताते नहीं थकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है, लेकिन उनके सामने ये जीता जागता उदाहरण है कि कैसे उनकी नाक के नीचे बिहार का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगवानी पुल की तरह 7 निश्चय योजना में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जब पटना में मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में बिना घूस के कोई काम होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है, वे लगातार भारत भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन यदि थोड़ा वक्त निकाल करके प्रदेश का भ्रमण करेंगे तभी ये पता चलेगा कि भ्रष्टाचार किस तरीके से फैला हुआ है। अगवानी पुल तो एकमात्र उदाहरण है। भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं रहती है, हर बात में बोलते हैं कि इस बारे में उनको मालूम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आज की तारीख में बिहार का शायद ही कोई ऐसा काम होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता होगा। दोस्तों बात करते हैं कि अब विपक्षी एकता की बैठक के पटना में होने की संभावना नहीं है, जो तीसरी बार ये बैठक टली है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के विदेश में होने और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के व्यस्त होने के बहाना पर बनाकर के कांग्रेस ने बैठक को रद्द कर दिया है। अब ये चर्चा शुरू हो गया है कि क्या कांग्रेस को नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहकर कि कांग्रेस के आलाकमान 12 जून को होने वाली बैठक में नहीं पहुंच रहे थे, तो फिर इसी तारीख को स्थगित कर दिया और वे खुद इस बात की पुष्टि की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अभी भारत में नहीं है, जब तक वे नहीं आएंगे तब तक इस बैठक को नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में अब उनको तय करना है कि कब बैठक करना चाहते हैं और कहां करना चाहते हैं। बैठक पटना में होती है तो नेतृत्व नीतीश कुमार को ही करना पड़ेगा, जो कांग्रेस और राहुल गांधी को ये कतई स्वीकार नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी दूसरे की अध्यक्षता में विपक्षी एकता की बैठक नहीं करना चाहेगी। ममता बनर्जी ने पटना में बैठक करने का प्रस्ताव दिया था, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कांग्रेस की राजनीतिक दुश्मनी रही है, ऐसे में इस बात को लेकर के ममता बनर्जी का बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी ने वीडियो जारी करते हुए 12 जून को पटना में आने की बात स्वीकारी थी। उन्होंने कहा था कि इस बैठक का असर हिंदी बेल्ट में काफ़ी पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के एक नेता के अनुसार राहुल गांधी राष्ट्रीय के नेता है, जब वे आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे में उन्हें कतई ये स्वीकार नहीं होगा कि कोई क्षेत्रीय दल का नेता उनका नेतृत्व करे। इसीलिए कांग्रेस के आलाकमान ने इस बैठक को लेकर के बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में कांटी थाना क्षेत्र के नगर परिषद कांटी पुराना चौक में स्थित एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से बाइक सवार बदमाशों ने मैनेजर को बंधक बनाकर के 21 लाख रुपए लूट लिया। लूट के दौरान लॉकर की चाबी देने से आनाकानी करने पर बदमाशों ने शाखा प्रबंधक रंजीत कुमार और फिर कर्मी दीपक कुमार को चाकू मार दिया, जिससे दोनों जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना सुबह करीब 6:30 से 7 बजे की आसपास की है। फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और कर्मी ने पुलिस को बताया है कि सुबह करीब 6:45 बजे बाइक सवार 3 बदमाश पुराना चौक में स्थित कार्यालय पर पहुंचे, पिस्टल और चाकू भिड़ा करके लॉकर खुलवाया और 21,42,000 रुपये लूट करके फरार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षक बहाली की नई नियमावली को लेकर के कई शिक्षक संगठन और शिक्षक अभ्यर्थी भले ही विरोध कर रहे हों, लेकिन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर काफ़ी खुश हैं और इस खुशी में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले शासन को लेकर के सवाल भी उठाए हैं। शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया कि शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर के नाराज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि जो शिक्षक अभ्यर्थी का मामला संपूर्ण लोग उठा रहे हैं, तो ये भी बताएं कि आज तक कोई शिक्षक बहाली में विज्ञापन देखे थे क्या। इससे पहले की सरकार में भी विज्ञापन निकलते थे और अभी भी विज्ञापन निकलता है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि इस विज्ञापन से ये तो साफ है कि जो हमारी महागठबंधन की सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि चंद्रशेखर ने नीतीश कुमार की बीच में तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हमेशा युवाओं और फिर बेरोजगारों के लिए चिंतित है। जहाँ हमारी सरकार का जो लक्ष्य है उसकी शुरुआत शिक्षा विभाग में एक बड़े विज्ञापन लेकर के पूरा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल में पिछले दशक में
हिंदुओं और बौद्धों की जनसंख्या आंशिक रूप से घटी है, जबकि मुसलमानों एवं ईसाइयों की जनसंख्या मामूली रूप से बढ़ी है। देश की जनगणना रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया है। जब केंद्रीय जनसंख्या की ब्यूरो द्वारा शनिवार को जारी 2021 की एक जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 81.19% हिंदू होने के साथ ही नेपाल में हिंदुत्व प्रमुख धर्म है। नेपाल में 2,36,77,744 लोग हिंदू हैं, जबकि 23,94,549 लोग बौद्ध हैं। देश में बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा माने जाने वाला दूसरा धर्म है और बौद्ध धर्मावलंबी 8% है। नेपाल में 14,83,000 लोग इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, यानी कि मुसलमान हैं, और वे कुल जनसंख्या का 5% है। ये सबसे अधिक माने जाने वाला तीसरा बड़ा धर्म है। जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में हिंदुओं और फिर बौद्धों की जनसंख्या आंशिक रूप से कम हुई है, जबकि मुसलमानों, ईसाइयों और किरात की जनसंख्या मामूली रूप से बढ़ी है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में बीजेपी की सरकार आने के बाद स्टेशनों का नाम बदला जा रहा है। अब इसका असर बिहार में होता दिख रहा है। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके मुंडेश्वरी स्टेशन जल्द ही कर दिया जाएगा। ये बात खुद पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कई स्टेशनों का नाम बदल दिया है, तो फिर ऐसे में इस बार भभुआ रोड रेलवे स्टेशन की बारी है। जब मेरी अब ये कोशिश होगी कि मुंडेश्वरी धाम तक जाने के लिए रेलवे लाइन का सर्वे करा करके काम शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल भभुआ में पूर्व मंत्री प्रेम कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया है कि मेहर विद्यांचल के नाम पर जब स्टेशन है, तो फिर भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम मुंडेश्वरी रेलवे स्टेशन कब किया जाएगा, जिस पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में माननीय रेल मंत्री से वो इस मामले को लेकर के अनुरोध करेंगे, बताएंगे कि जनता की मांग है कि यहाँ का नाम मुंडेश्वरी स्टेशन रख दिया जाए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल रख दिया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में शादी समारोह में अश्लील गाना बजाने का विरोध करने पर दो पक्षों के बीच जमकर के मारपीट हो गई। इस घटना में 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया है। जब पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरुआ गांव निवासी रामायण प्रसाद पटेल के बेटा हेमंत कुमार की शादी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी संजय प्रसाद की बेटी प्रियंका के साथ होनी थी, जिसको लेकर के तिरबिरुआ से बारात हरपुर गई थी। बारात में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ था। जब समय से बारात लग गई, लेकिन नाच गाने का सिलसिला जारी रहा। यह हिंदी गानों की धुन पर नरकती डांस कर रही थी और फिर सभी बाराती मस्ती में झूम रहे थे। वहीं पर दूल्हे के चाचा हरेंद्र पटेल ने बताया है कि बारात में शामिल कुछ लोगों द्वारा जबरन अश्लील भोजपुरी गाना बजाया गया, जिसके बाद गांव के ही कुछ लोग ने नरकते के साथ अश्लील हरकत और फिर अश्लील गानों का विरोध किया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग मारपीट करने लगे। इस मारपीट की घटना में करीब 10 लोग जख्मी हो गए हैं। यह साथ ही दूल्हे समेत करीब 10 लोगों को बंधक बना दिया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस तो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।